वेलकम टू SSG लो एकेडमी। हमारी एकेडमी पे ऑलरेडी आरजेएस को लेके एक सीरीज़ चल रही थी जिसमें हमने आरजेएस के मेजर पार्ट्स को कवर कर लिया है और आरजेएस के माइनर टेक्स्ट को अपलोड कर दिया। मैंने सारे सब्जेक्ट्स के अलग अलग प्लेलिस्ट ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर दी है। आप लोग वहाँ जाके उसे रिवाइज़ कर सकते हैं क्योंकि एग्ज़ाम अब सिर्फ 23 जून को है, तो अब हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो इसमें हमने क्या किया है, अब हम उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो सॉल्व करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम 2021 का जो कि लेटेस्ट है, मतलब 2024 से पहले 2021 में एग्ज़ाम हुआ है, तो हम वो 2021 का एग्ज़ाम पेपर सॉल्व करेंगे ताकि हमें अपनी प्रिपरेशन पता चल जाए कि हमारा कितना प्रिपरेशन हो चुकी है और अब आने वाले टाइम में हमें किस चीज़ पे रिवीजन ज़्यादा करना है। ठीक है, तो उसी सीरीज़ में आज हम 2021 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमें, अगर हमारे पास थोड़ा याद भी नहीं है कोई प्रोविजन, लेकिन हम कॉन्साइसेंस ऑफ माइंड लगा के उसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, अंडर द प्रोविजन ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, व्हेन अ पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट विच टेकन बाय इटसेल्फ कैन एंड ought to be specifically performed stands on a separate and independent footing from another part of the same contract which cannot or ought not to be specifically performed then। तो बेसिकली स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की प्रोविजन की बात कर रहा है, जिसमें ये कहा गया है कि सपोज करो एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसके दो पार्ट हैं, ये फॉर्मर पार्ट है, ये सब्सिक्वेंट पार्ट है। अब ये फॉर्मर पार्ट जो है वो स्पेसिफिकली परफॉर्म किया जा सकता है, बट सब्सिक्वेंट पार्ट परफॉर्म नहीं किया जा सकता। तो अब क्या होगा, तो कोर्ट मे नॉट डायरेक्ट द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द फॉर्मर पार्ट, इट विल बी द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट टू डायरेक्ट और नॉट टू डायरेक्ट द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द फॉर्मर पार्ट। द कोर्ट में डायरेक्ट द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द फॉर्मर पार्ट। तो क्या करेगी, तो क्योंकि ये ऑलरेडी परफॉर्मेबल है और ये ऐसा है कि दोनों चीज़ सेपरेट की जा सकती है, कॉन्ट्रैक्ट के इस पार्ट को इससे अलग किया जा सकता है और ये पार्ट इफेक्ट नहीं करेगा, तो देयरफॉर इसका आंसर 3 है, जो कि सीधा सीधा बियर एक्ट में भी लिखा हुआ है। what is meant by the statutory interpretation? स्टैच्यूटरी इंटरप्रिटेशन का क्या मतलब होता है? अगर आपने हमारी एकेडमी पे प्रिपरेशन की है तो मैंने इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड की गई है, जिसमें कि सारे क्वेश्चंस कलेक्ट मैंने कोशिश किया कि सब एक साथ आ जाएं। उसी सीरीज़ में से ये वाला क्वेश्चन आया कि स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन होता क्या है। बेसिकली अगर आपको पता हो, देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। 3 ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के, जिसमें कि सबसे पहला ऑर्गन होता है लेजिस्लेचर, ठीक है, फिर सेकंड होता है एग्जीक्यूटिव, थर्ड होता है जुडिशरी, ठीक है, थर्ड होता है जुडिशरी। तो लेजिस्लेचर का काम होता है टू मेक लॉज बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम होता है उन लॉज को एग्जीक्यूट करना, और जुडिशरी का होता है टू इंटरप्रेटेड एंड एनफोर्स द लॉज। ठीक है, अगर आप यहाँ पे 3 ऑप्शन देखें, पार्लियामेंट, हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स, तो ये दोनों जो है, ये तो हो गए लेजिस्लेचर का एग्जाम्पल, ये दोनों हो गए जुडिशरी का एग्जाम्पल। प्लस अगर आप देखें हाउस ऑफ लॉर्ड्स को या यहाँ पे इंडिया में ये कोर्ट्स, तो इसका जो आंसर है वो है 3। क्यों? क्योंकि कोर्ट्स इंटरप्रेटेड करती हैं, को एक प्रोसेस होता है, इंटरप्रिटेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम इंटेंशन ऑफ द स्टैट्यूट्स निकालते हैं और जिसमें हम जो भी हमारे पास सामने सिचुएशन आती है इन अ कोर्ट, जो भी सिचुएशन आती है उस सिचुएशन के हिसाब से लॉज को इंटरप्रेटेड करके इन्फोर्स करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर है 3 कि वो प्रोसेस और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स कोर्ट करती हैं। बहुत इजी और सिंपल क्वेश्चन है और डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, in transfer property act, attachment to the earth does not mean, attachment to the earth does not means क्या नहीं होता है। अगर आप इसकी डेफिनेशन जानते हैं तो इसमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ है ग्रोइंग क्रॉप्स, अगर नहीं तो आप इसी तरीके से भी कर सकते हैं कि ट्रीज, स्क्रब्स और वॉल्स एंड बिल्डिंग तीनों इमूवेबल प्रॉपर्टी हैं, बट ग्रोइंग क्रॉप्स मूवेबल प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि क्रॉप्स को इसलिए ही उगाया जाता है कि उन्हें तोड़ के फिर बेचा जाएगा, उनको प्रॉपर्टी एज अ मूवेबल रखी जाएगी। तो इसलिए अटैच टू अर्थ का मतलब होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी, और ग्रोइंग क्रॉप्स इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 4, अंडर सेक्शन 15 ऑफ लिमिटेशन एक्ट एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इज नॉट एप्लीकेबल टू। कि सेक्शन नंबर 15 किस पे अप्लाई करता है? सेक्शन नंबर 15 अप्लाई करता है सूट्स पे और एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्रीज पे, की जो एप्लीकेशन है उन पे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अपील्स। अपील्स पे सेक्शन नंबर 15 काम नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 5, द रिपीलमेंट ऑफ राजस्थान प्रीमिसेस
Control of Rent and Eviction Act 1950 by Section 31 of the Rajasthan Rent Control Act 2021 affected which of the following? क्योंकि 2001 का जो एक्ट है वो रिपील करके आया है 1950 एक्ट को, तो उसका जो सेक्शन नंबर 32(1) है वो किसको इफेक्ट करता है कि एनीथिंग विच इज़ ड्यूली डन और सफर्ड अंडर द एक्ट ऑफ 1950, कि 1950 एक्ट में जो किया गया है या सफ़र हुआ है उसको, या कोई राइट जो एक्वायर किया गया था 1950 को, क्या वो नया एक्ट उस पर इफेक्ट करता है? ये फाइन जो इंक्योर्ड हुआ था पिछले प्रोविजन में और पिछले एक्ट में, क्या वो इस पर अप्लाई करता है? तो इसका आंसर है नन, कि नहीं करता। ये कॉन्सेंसस ऑफ माइंड से भी आप कर सकते हो, क्योंकि पुराना लॉ पुराने तरीके से चलेगा, जो लॉ जिस टाइम का है उसी टाइम पे तो उसकी क्या कहते हैं राइट्स एक्वायर होंगे या ड्यूली डन और सफर्ड किए जाएंगे। तो प्रीवियसली क्योंकि प्रोस्पेक्टिव लॉ है तो आने वाले टाइम पे अप्लाई होगा ना, 2021 से के बाद में, ना कि 2021 से पहले, प्रोस्पेक्टिव लॉ होने की वजह से। तो इसलिए इसका आंसर है 4। Question number 6. Under the Indian Contract Act 1872, a contract to perform the promise or discharge of the liability of third person in case of default. अब क्या है, A इसको कह रहा है B को, के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि मैं तुझसे प्रॉमिस करता हूँ और ये प्रॉमिस करता हूँ और इस C को डिस्चार्ज कर देता हूँ कोई भी लाइबिलिटी के लिए, कि अगर इसने नहीं किया तो मैं कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या, जहाँ 3 पार्टीज हो रही हैं और 2 कॉन्ट्रैक्ट बन रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ठीक है। On the application under section 22E the Rajasthan Rent Control Act 2021, कोर्ट फीस shall be payable। कितनी कोर्ट फीस होगी 22E में? तो इसका आंसर है 2 Rs 100 rupees। Under the provision of Rajasthan Rent Control Act 2021, which of the following is not a requisite regarding inspection of a rented premises? एक रेंटेड प्रेमिसेस में क्या चीज़ आप, क्या रिक्वायरमेंट नहीं है जब आप इंस्पेक्शन करने जाएंगे अपने रेंटेड प्रेमिसेस को, कि आपको प्रॉर इंटीमेटेशन ऑफ एटलीस्ट 7 days का आपको नोटिस देना पड़ेगा। प्रेमिसेस शैल बी इंस्पेक्टेड इन द डे टाइम में जाएंगे, और सच इंस्पेक्शन शैल नॉट बी कैरिड आउट मोर देन 3 months में एक बार। और 4th है कि इंस्पेक्शन शैल बी कैरिड आउट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ अ टेनेंट के प्रेजेंस में। तो इसका आंसर है 4, क्योंकि ये चीज़ मेंशन नहीं है, बाकी तीनों एक्सप्रेसली मेंशन हैं। एन एडवर्टाइजमेंट इज इन अ न्यूज़पेपर इनवाइटिंग टेंडर इज। अब क्या हुआ, एक न्यूज़पेपर है जिसमें एक टेंडर दिया गया है कि आप आइए, हमारी ये टर्म्स एंड कंडीशन है, या हम कुछ चीज़ बेच रहे हैं सपोज करो, तो हमारी ये टर्म्स एंड कंडीशन है, मैं इतने रुपए में दूंगा ये सब चीज़ें, और उसने न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दी ये टेंडर की जो भी से भरेगा। तो वो किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, वो प्रपोजल मांग रहे हैं। यहाँ से हमने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन एक स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट दिखा दिया कि भाई तुम्हें ये करना, हमारे पास ये है, आप जो चाहिए वो बता दीजिए। तो यहाँ से जो पार्टीज आएंगी वो प्रपोजल लेके आएंगी, तो इसलिए इसका आंसर है 4, इन्विटेशन फॉर proposal। Under the Code of Civil Procedure 1900 Act, which of the following is not a supplementary proceeding? Supplementary proceeding section number 90 में दिया गया है, जिसका मतलब होता है फॉर द एंड ऑफ जस्टिस ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट। अगर कोई ऐसा प्रोसीडिंग हमें करना पड़ेगा जिससे कि हम एंड ऑफ जस्टिस को रोक सकते हैं, तो वो सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग में आ जाएगा। तो वो क्या हो सकता है, क्या अपॉइंटमेंट ऑफ अ रिसीवर, ग्रांटिंग ऑफ अ टेम्पररी इंजंक्शन, अरेस्ट एंड अटैचमेंट बिफोर जजमेंट, और ग्रांटिंग ऑफ अ परमानेंट इंजंक्शन। अगर आप ये तीनों ऑप्शन देखें तो इसमें ये तीनों टेम्पररी बेसिस के रेमेडी हैं, है ना। और यहाँ ऑलरेडी लिख रहा है सप्लीमेंट प्रोसीडिंग। सप्लीमेंट प्रोसीडिंग मतलब ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट, अगर कोई ऐसी रेमेडी हमें देना पड़ जाएगी जिससे कि हम अपनी एंड ऑफ जस्टिस को रोक लें, तो वो सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे ये एक परमानेंट इंजंक्शन की बात करता है जो कि एक फाइनल जजमेंट में ही दिया जा सकता है। तो इसलिए 10 का आंसर है 4। Question number 11. Under which section it is provided that in all civil proceeding the husband or wife of any part of the suit shall be a competent witness? तो इसका आंसर है 120। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है एविडेंस एक्ट का, जो कि सीधा इंडेक्स से आ गया। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि पेपर में जो है वो डायरेक्ट इंडेक्स से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12. पेंडिंग प्रोसीडिंग इन अ रिप्रेजेंटेटिव सूट, डिस्प्यूट इज सेटल्ड बिटवीन प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट। ठीक है, पेंडेंसी ऑफ द सूट हो गया और रिप्रेजेंटेटिव सूट है, लेकिन अब उसमें क्या हो गया, सेटलमेंट हो चुका है। दे जॉइंटली फाइल्ड एन एप्लीकेशन टू रिकॉर्ड सेटलमेंट विच वॉज अलाउड।
ठीक है, सूट वॉज डिक्रीड इन टर्म्स ऑफ सेटलमेंट, इज देयर एनी प्रोसीजर इरेगुलरिटी। अब उन्होंने क्या किया, अपनी सेटलमेंट रिकॉर्ड कर ली और फिर डिग्री जो है उस पर पास करा ली। अब क्या प्रोसीजरल इरेगुलरिटी आई कि नहीं आई? आंसर है नो, येस। अगर कोर्ट को कंडक्ट ऑफ इंक्वायरी करने के बाद जेन्युइननेस ऑफ सेटलमेंट दिख गया तो नो कोर्ट कुड हैव ग्रांटेड लीव टू सेटल बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव सूट, एंड फॉर अ येस कोर्ट कैन नॉट ग्रांट परमिशन विदाउट फॉलोइंग ड्यू प्रोसीजर बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव सूट। तो इसका आंसर है 4 कि येस ये इरेगुलरिटी है क्योंकि उसने डिग्री पास की बीइंग इन रिप्रेजेंटेटिव सूट। आपको ड्यूली सारे प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा प्रोसीजर को। Section question number 13. Under the Code of Civil Procedure 1908, in one situation, the contract of engagement of a lawyer by the party to the suit will be deemed to continue even after the death of that party. What is that situation? अब एक situation ऐसी है कि contract of engagement of a lawyer को एंगेज कर लिया पार्टी ऑफ द सूट में, लेकिन वो कंटिन्यू रहेगा डेथ ऑफ दैट पार्टी, उस पार्टी के डेथ के बाद भी। तो इस सिचुएशन को क्या कहेंगे, है ना? तो इस सिचुएशन को क्या कहेंगे? टिल द प्लीडर इन्फॉर्म द कोर्ट अबाउट द डेथ ऑफ द पार्टी, टिल द लीगल हेयर्स एंगेज इन न्यू लॉयर, टिल द एप्लीकेशन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ लीगल हेयर इज फाइल्ड, एंड टिल द लीगल हेयर्स आर ब्रॉट ऑन अ रिकॉर्ड। तो ये कब तक? जब तक टिल द प्लीडर इन्फॉर्म द कोर्ट अबाउट द डेथ ऑफ द पार्टी, जब तक कि प्लीडर ये इन्फॉर्म नहीं कर देता कि पार्टी की डेथ हो गई है, वो उसका लॉयर बना रहेगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री लीगल एड, डायरेक्ट क्वेश्चन है, फ्री लीगल एड जो है वो किस आर्टिकल में दिया गया है? तो ये डायरेक्ट आंसर है और ये है 439A में, सीधा इंडेक्स से क्वेश्चन आ गया। द रिट जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इज वाइडर देन द रिट जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एग्जामिन द करेक्ट आंसर। तो बेसिकली इसका कहने का मतलब है आर्टिकल 32 से बड़ा आर्टिकल 226 है, वाइडर है, सॉरी बड़ा नहीं है, वाइडर है। तो इसका सही आंसर बताइए। येस, क्योंकि आर्टिकल 226 कैन बी इन्वोक्ड एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट एंड एनी अदर राइट। नो, आर्टिकल 32 इज वाइडर, बोथ जुरिस्डिक्शन आर आइडेंटिकल और नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है 1, क्योंकि आर्टिकल 32 बात करता है ओनली फंडामेंटल राइट्स की, बट आर्टिकल 226 बात करता है फंडामेंटल राइट्स प्लस अदर राइट्स, जो कुछ और राइट्स है ना उनकी भी बात आर्टिकल 226 करता है। तो इस वजह से ये थोड़ा वाइडर हो जाता है कंपैरेटिवली आर्टिकल 32 के। क्वेश्चन नंबर 16. अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 विच ऑफ द फॉलोइंग सेटलमेंट इज नॉट अ करेक्ट? क्या करेक्ट नहीं है? डिग्री इंक्लूड्स द रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट का इंक्लूड करता है। डिग्री इंक्लूड द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन अंडर सेक्शन 144। डिग्री डज नॉट इंक्लूड एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट, और डिग्री इंक्लूड एनी एडजुडिकेशन फ्रॉम विच एन अपील लाई एज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर। कि क्या अपील फ्रॉम एन ऑर्डर जो है वो लाई करेगा? तो बेसिकली यहाँ पे डीएम डिग्री की बात की गई है। डीएम डिग्री क्या होती है? डीएम डिग्री वो होती है जो डिग्री तो होती नहीं है बट उनको मान लिया गया है। तो अगर आप 2 देखोगे सेक्शन नंबर 2 ऑफ सीपीसी, तो आपको पता चलेगा इसका करेक्ट आंसर है 4, जिसमें कि ये माना गया है कि अगर कोई डिग्री इंक्लूड करती है यानी एडजुडिकेशन फ्रॉम विच एन अपील लाई एज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर, तो ये मान लिया जाएगा कि वो एक डीएम डिग्री है ऑर्डर की अपील के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 बात करता है अंडर राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 एन एप्लीकेशन मेड अंडर सेक्शन 23 शैल बी डिस्पोज ऑफ बाय द रेंट अथॉरिटी विद इन फ्रॉम द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द एप्लीकेशन। राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट के लिए हमारी अकेडमी पे ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट है जिसमें राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट कंप्लीट सॉल्व किया गया है और आप उसे जाके देख सकते हैं। अगर आपने उसे सॉल्व किया है तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं, जिसका आंसर है आंसर नंबर 360 डेज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गिफ्ट अंडर द ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट इज करेक्ट? क्या चीज़ गिफ्ट के रिगार्डिंग जो है वो करेक्ट है? द गिफ्ट इज द ट्रांसफर ऑफ सर्टन फ्यूचर मूवेबल एंड इमल प्रॉपर्टी मेड वॉलेंटियरली एंड विदाउट कंसिडरेशन। ये है फ्यूचर। ठीक है। दूसरा, द ट्रांसफर इज नोन एज द डोनी एंड ट्रांसफी इज नोन एज द डोनर इन द गिफ्ट। ठीक है। फिर आया इफ द डोनी डाइज बिफोर एक्सेप्टेंस द गिफ्ट इज वॉइड, नन ऑफ द अबव।
ठीक है, अगर आप इसका आंसर ये देखें 3, तो ये सही है, बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 122 ऑफ TPC ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट TPA। According to of interpretation, meaning of the word is to be judged by the company of it. Company of it, अगर आपने हमारे इंटरप्रिटेशन की वीडियो देखी होगी तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं आगे। यहाँ पे कहा गया है कि जो वर्ड्स हैं, अगर हम एक वर्ड का मीनिंग जानना चाहेंगे तो उसकी जो कंपनी है, उसके सराउंडिंग में जो वर्ड्स हैं उनका मीनिंग देखेंगे। अब सपोज करो यहाँ जो वर्ड है मीनिंग का क्या मतलब है, कुछ नहीं, अगर ये आगे पीछे वाले वर्ड्स नहीं होंगे तो इन सब को निकालने के बाद हमें पता चल रहा है कि हमें मीनिंग निकालना है इस वर्ड का, जब हमने इसको इसके सराउंडिंग, तो इसका आंसर है 3। फॉर द पर्पस ऑफ हियरिंग एनी रेफरेंस अंडर आर्टिकल 143 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द मिनिमम नंबर ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हु आर टू सिट फॉर द पर्पज शेल बी। कितने जजेस होने चाहिए फॉर द पर्पज ऑफ आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के 143 में, जिसमें पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, जिसमें की बात की गई है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन की। तो अगर एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है तो उसके लिए हमारे पास कितने जजेस होने चाहिए, तो वो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, मिनिमम 5 जजेस। एटरिस मेगिस वैलेट क्यूपरेटा इज नोन एज, इसका मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ वॉइड है, अगर कोई चीज़ मतलब इफेक्ट ही नहीं है, तो क्या है कि उसको कुछ मीनिंग दे दो। ठीक है, तो अगर आप इसकी बात करें हार्मोनिक कंस्ट्रक्शन की, तो ये बात करता है जो एक मिड वे निकालना कि कुछ नहीं है तो हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन कर दो। एजिडस जेनरस का मतलब होता है सेम काइंड। अब इसने कहा है कि कोई चीज़ वॉइड है, अब उसको इफेक्ट देने के लिए उस कुछ पड़ा हुआ है, आपके पास कुछ तो हो जाए, तो यहाँ कुछ तो का मतलब है कि रीजनेबलनेस, तो इसलिए इसका आंसर है 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइंड अंडर सेक्शन नंबर 2 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। लिमिटेशन एक्ट में क्या नहीं डिफाइन है, तो इसका आंसर है सी, क्योंकि इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं BBP, बिल, बॉन्ड और प्रॉमिसरी नोट। BBP सेक्शन नंबर 2 में है लेकिन चेक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग चैप्टर नंबर 8 ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट रिलेटिंग टू ऑफ ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम इज करेक्ट। क्या ऑफ ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम जो है वो सही है अकॉर्डिंग टू TPA के अकॉर्डिंग, तो इसका आंसर है 1 कि दिस चैप्टर अप्लाइज टू इंस्ट्रूमेंट विच आर फॉर द टाइम बिंग बाय लॉ और कस्टम नेगोशिएबल कस्टम्स को लेके आएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 बात करता है द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। एनी पर्सन हैविंग द पोजेशन और कंट्रोल ऑफ अ पर्टिकुलर आर्टिकल ऑफ मोल प्रॉपर्टी ऑफ विच ही इज नॉट द ऑनर मे नॉट बी कंपेल्ड स्पेसिफिकली टू डिलीवर इट टू द पर्सन एंटाइटल्ड टू इट्स इमीडिएट पोजेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। किस में इमीडिएट पोजेशन से जो है पार्टी बच जाएगी, तो इसका आंसर है व्हेन द थिंग्स क्लेम्ड इज नॉट held by the defendant as an agent, trustee और plaintiff। ठीक है, जब एक डिफेंडेंट उसको ऐसे नहीं होल्ड कर रहा है कि वो एजेंट, ट्रस्टी या प्लेंटिफ का है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 25, अंडर द लिमिटेशन एक्ट 1963 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। क्या करेक्ट नहीं है? टॉर्ट मीन्स सिविल रॉन्ग विच इज एक्सक्लूसिवली अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट or a breach of trust. Suit does not include an appeal or an application. Foreign country means any country other than India. अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें तो सिविल, इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है 1 कि टॉर्ट का मतलब यहाँ पे आना चाहिए, टॉर्ट मीन्स सिविल रॉन्ग विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली, जो नहीं है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, ट्रस्ट नहीं होता, वही तो टॉर्ट होता है, तो इसका आंसर है 1। Under the Code of Civil Procedure, in which of the following case signed does not include stamp, कि sign का मतलब stamp नहीं है, तो इनके following things में से किस चीज़ में, तो इसका आंसर है judgment में। To enforce a right of presumption, period of limitation is, period of limitation कितना होता है presumption के टाइम में, तो इसका आंसर है 1 year। Under the Indian Contract Act 1886
72 रिक्वायर द वैलिड रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है कि आपसे रेक्टिफाई करें। तो आप कब इसको रेक्टिफाई करेंगे? जब आपके पास नॉलेज ऑफ द करेक्ट फैक्ट ऑफ द केस होगी तभी। Any suit unfiled under the provision of specific relief act shall be disposed of by the court within a period of from the date of service of summon to the defendant। कोई भी सूट अगर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में फाइल हो रहा है तो उसको हमें कितने टाइम पीरियड के अंदर जो है सर्विस ऑफ समन से सॉल्व करना पड़ेगा? तो वो है आंसर नंबर 3, 12 ईयर्स। In which of the case the presumption of correct contract to the contrary under section 230 of Indian Contract Act shall not be presumed। क्या चीज़ presume नहीं की जाएगी by virtue of 230? तो यहाँ है आंसर नंबर 2, जिसका मतलब है द प्रिंसिपल डज नॉट डिस्क्लोज द नेम ऑफ हिज एजेंट। अपने एजेंट का नाम डिस्क्लोज नहीं करेगी। 31 बात करता है इफ फॉर अ पीरियड ऑफ अ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट विदाउट परमिशन ऑफ द हाउस इज एब्सेंट फ्रॉम ऑल द मीटिंग देयर ऑफ एंड द हाउस में डिक्लेयर हिज सीट वेकेंट। बिना किसी रीज़न के हाउस का यहाँ पे मतलब है अपर हाउस या लोअर हाउस में वेकेंट रहता है, आता ही नहीं है और कोई रीज़न भी नहीं दे रहा वैलिड रीज़न, तो कितने दिन के आसपास? तो इसका आंसर है 3, 60 डेज का। इन विच ऑफ द स्टेट फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफरेंस टू इंडियन एविडेंस एक्ट इज नॉट करेक्ट? क्या करेक्ट नहीं है? द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स में बी प्रूव्ड एट बाय प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस। बिल्कुल ठीक है। प्राइमरी एविडेंस मीन्स डॉक्यूमेंट इटसेल्फ प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। बिल्कुल ठीक है। द काउंटर parts of the documents are against the parties who execute them comes under secondary evidence। ठीक है, secondary evidence में जाएंगे और oral evidence must be direct कि oral evidence must be direct। तो इसका आंसर है 3। काउंटर पार्ट्स भी सेम माना जाएगा कि वो प्राइमरी एविडेंस ही माना जाएगा, उसको सेकेंडरी एविडेंस नहीं माना जाएगा और बाकी 3 स्टेटमेंट सही हैं। सेक्शन नंबर 87 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट क्या प्रोवाइड करता है? सेक्शन नंबर 87, तो इसका डायरेक्ट क्वेश्चन है जो कि बुक्स, मैप्स और चार्ट्स की बात करता है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोविजन फॉर टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन इज मेड ऑन। डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द एंटी डिफेक्शन एक्ट जो है वो किस शेड्यूल में दिया गया? तो उसका आंसर है 2। इसमें म्यूनसिपालिटी भी, इसमें पंचायत, इसमें म्यूनसिपालिटी, इसमें जो प्रॉपर्टी लॉज होते हैं उन सबको दिया गया। विच ऑफ द स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू सेक्शन नंबर 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट इज नॉट करेक्ट? मैप और प्लेन is a document, an inspection on a metal plate is a document, a caricature is not a document, that a man said certain word is a fact। तो इसका आंसर है 3, caricature भी एक डॉक्यूमेंट होता है। Z will contains 3 words, these words I direct that all my remaining property be equally divided between A, B, C, dishonestly scratches out B's names intended that it may be believed that whole left to himself and see what offense A has committed under this। Basically A, B, C के नाम एक प्रॉपर्टी हुई है जिसको Z ने किया है, तो A क्या करता है? B का नाम हटा देता है, तो अब प्रॉपर्टी हो गई A और C के नाम। और ये कहा गया है कि जब ये हमारे नाम हो जाएगी तो ये लगेगा कि हमारे नाम है, तो ये किसने कहा गया? तो इसका आंसर है फोर्जरी, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट पे हुआ है इसलिए इसका आंसर है फोर्जरी। A prosecutus B for adultery with C, A's wife. B denies that C is A's wife, but the court convict B for of adultery. Afterwards, C is prosecuted for bigamy in marrying B during A's lifetime. C says that she never married, she was A's wife, never was A's wife. The judgment of B क्या होगा, है ना? तो इसमें इररिलेवेंट अगेंस्ट सी, द रिलेवेंट अगेंस्ट, इसका आंसर है 1, ये इररिलेवेंट हो जाएगा अगेंस्ट सी। फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 363A ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, माइनर मीन्स, माइनर का मतलब क्या है 363 के अंदर? तो माइनर का मतलब कोई भी फीमेल जो 18 साल से कम हो, क्योंकि ये एक्ट वुमेन से रिलेटेड है। द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 इज पब्लिश इन विच ऑफ गजट ऑन। इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन की ऑलरेडी एक वीडियो हमारे यहाँ पे अपलोडेड है जिसमें मैंने पूरा ये कवर करने की कोशिश की है, तो उसकी एनफोर्सेबल डेट है 25 सितंबर 1987। विच ऑफ द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू सेक्शन 101 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट इज रॉन्ग? क्या चीज़ 101 के हिसाब से गलत है? तो इसका आंसर है सेकंड। अ सेकंड अपील शैल लाई फ्रॉम एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ऑफ सेशन पास्ड इन अपील अंडर सेक्शन 1012 बिफोर द हाई कोर्ट। B being in a position of false weight or measure, अगर B
फॉल्स वेट और मेजर की पोजीशन में आ जाता है, तो ये वाली बात किस में कही गई है? तो इसका आंसर है सीधा सीधा इंडेक्स से पूछा गया है 3। Under Section 32 of Protection of Child from Sexual Offender Act, a person shall be eligible to be appointed as a special public prosecutor only if he has been प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे यूट्यूब पे, आप उसे जाके देख सकते हैं। और इसका आंसर अगर आपने उसे देखा होगा तो आसानी से समझ में आ जाएगा कि एक ऐसी पोस्ट उसमें क्रिएट होती है जिसे स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं। तो उसको अपॉइंट करने के लिए स्पेशल, क्योंकि यहाँ पे वर्ड स्पेशल यूज़ हुआ है, तो कितना ईयर्स होने चाहिए? तो यहाँ पर होना चाहिए 3 ईयर्स, 7 ईयर्स, सॉरी, आंसर नंबर 3। अंडर इंडियन पीनल कोड 1860 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पनिशेबल ऑफेंस? क्या पनिशेबल ऑफेंस नहीं है? ए ने कमिट करी मर्डर करने की प्रिपरेशन की, डकैती करने की प्रिपरेशन की, वेजरिंग वॉर करने की प्रिपरेशन की, टिटन और टेररिस्ट ऑफ पावर एट अ पीस ऑफ विद द गवर्नमेंट के साथ पीस करने की बात करी। अगर आप ये तीनों देखें तो इन तीनों ऑफेंसेस के लिए प्रिपरेशन भी पनिशेबल है। लेकिन मर्डर किया, आपने चाकू ला के रख दिया तो ये प्रिपरेशन हो गई मर्डर की, लेकिन ला के रख दिया ना, करा नहीं ना, कोई एक्ट किया, तो इसलिए इसका आंसर है 1। जजमेंट by the Honorable Justice Supreme Court in Hardeep Singh versus State of Punjab deals with, हरदीप सिंह का केस किसके साथ डील करता है? हरदीप सिंह का केस डील करता है 319 के साथ। Order made under section 144 of CRPC shall not remain in force for more than for making thereof। तो इसमें 144 का डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया कि 144 कब तक के लिए एनफोर्स रहेगी? तो इसका आंसर है 2 मंथ्स। 144 धारा 144 जो लगती है कर्फ्यू की बात है, कर्फ्यू की बात की गई है जो कि 2 महीने के लिए रहेगी। सेक्शन नंबर 143 टू 147 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कब एनफोर्स हुआ था? तो इसका आंसर है 6 Feb 2003 में। Under the Juvenile Justice Care and Protection Act 2015, who may not be designated as child welfare officer? कौन चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर नहीं हो सकता? ये स्पेसिफिकली मेंशन दिया गया है उसमें, तो इसका आंसर है हेड कांस्टेबल। हेड कांस्टेबल जो है वो चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर नहीं अपॉइंट किया जा सकता। अंडर आईपीसी व्हेन द इम्प्रिजनमेंट अवॉर्डेड फॉर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट शैल एक्सीड 3 months, द सॉलिटरी कन्फाइनमेंट शैल नॉट बी इन 1 month। अच्छा, 3 महीने से ज़्यादा की है तो 1 महीने में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कितनी दी जा सकती है? तो इसका आंसर है 7 days, और अगर 3 years से कम होती तो 14 days। ठीक है, यहाँ थोड़ा यह उल्टा है। अगर पनिशमेंट तुमको कम दी गई है तो तुम्हें ज़्यादा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रहना पड़ेगा, अगर पनिशमेंट ज़्यादा दी गई है तो कम, ताकि आप थोड़ा थोड़ा टाइम करके हर मंथ में रह सकें। आपका मतलब ये नहीं कि मैं आपको पनिश मतलब कर रही हूँ, जस्ट फॉर लेमन लैंग्वेज ट्राई टू टीच। हाउ मेनी फंडामेंटल प्रिंसिपल आर प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन नंबर 3 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट? कितनी? तो इसका आंसर है 12, सॉरी इसका आंसर है 16। Under the provision of Code of Civil Procedure deal with identification of person arrest, अरेस्ट जो हुआ है उसके आइडेंटिफिकेशन को रिलेट करके, तो ये है 3, ये 2009 में जो अमेंडमेंट हुआ है उससे ऐड हुआ था। अंडर सेक्शन 17 ऑफ प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट 1958 रूल्स कैन बी फ्रेम्ड बाय, कौन रूल्स बनाएगा 51 में जब प्रोबेशन, तो इसका आंसर है स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। A soldier fire on a mob by the order of his superior officer in conformity with the command of the law. Work done by A comes under which of the general exception? General exception की किस उसमें आता है? तो इसका आंसर आएगा 2, क्योंकि अगर मेरे सुपीरियर ने मुझे कोई आंसर दिया है तो कोई कमांड दी है, तो मैं अगर वो कमांड कर रही हूँ तो यहाँ पे मेरे को ये बिलीव है कि इसको जो मेरे सुपीरियर हैं उनको एक जस्टिफाइड बाय लॉ के द्वारा ये पावर दी गई है। Which of the following statement in respect of 320 of CRPC is not correct? 320 के हिसाब से क्या चीज़ करेक्ट नहीं है? कंपनसेशन, तो इसका आंसर आ जाएगा the compensation of an offence before charge shall have the effect of discharge of the accused. While releasing the offender after admonition under Probation Offender Act, which of the following facts need not to be
टेक इन टू कंसिडरेशन, क्या नहीं, नंबर ऑफ द प्रीवियसली रजिस्टर्ड केस अगेंस्ट एक्यूज, नेचर ऑफ ऑफेंस, कैरेक्टर और पनिशमेंट प्रोवाइडेड। क्या चीज़ जो है वो कोर्ट नहीं दिखेगी जब हम किसी को एडमोनेशन पे छोड़ रहे हैं, तो इसका आंसर है 1 कि उसके प्रीवियसली कितने केस रजिस्टर्ड हैं, ये नहीं देखेंगे। नेचर दिखेगी, कैरेक्टर दिखेगी, पनिशमेंट दिखेगी। For the purpose of Section 23 of Protection of Child from Sexual Offender Act, which of the following is not correct? क्या चीज़ करेक्ट नहीं है following में से? तो इसका आंसर है 3. On contravention of the provision of subsection 1 and 2 of Section 23, the accused shall be liable to be punishable with imprisonment of either description for a period which shall not be less than 1 year, but which may extend to 2 years, or with fine or with both. Offence under 232 ऑफ आईपीसी में जो 232 दिया है, जिसमें ये लिखा है काउंटरफिट इंडियन कॉइन्स की जो बात की गई है और 10 साल की बात है, तो उसमें क्या होगा? तो कॉग्निजेबल, नॉन अवेलेबल एंड ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन, क्योंकि इसमें है ऑफेंस जो है वो 10 ईयर्स एंड मोर है, इसलिए। अंडर सेक्शन 65 ऑफ आईपीसी, द टर्म फॉर विच द कोर्ट डायरेक्ट्स द ऑफेंडर टू बी इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। पेमेंट ऑफ फाइन के लिए कितनी इम्प्रिजनमेंट जो है उसको दी जाएगी? सीधा ढूंढ लो 1/4, तो तुमको याद आ जाएगा 1, सीधा 1/4 ढूंढ लो। अंडर द प्रोविजन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑर्डर इज रॉन्ग? क्या चीज़ जो है वो गलत होगा? तो इसका सीधा आ जाओ 3rd पे, ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर इज नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, कि वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है। अंडर सेक्शन 13 ऑफ आईपीसी, डिफाइन क्वीन किसको ख़त्म किया? एडॉप्ट, क्योंकि 1947 में जैसे ही आज़ाद हुए ना, तो उसके बाद देख लो क्या है, 1950 में आया है, तो इसलिए 1950 के बाद ये चीज़ मतलब कर दी थी। ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी बाय इंटेंशनली शूटिंग हिम डेथ इन ट्रायल द इररिलेवेंट फैक्ट। इररिलेवेंट फैक्ट क्या हुई? हैबिट कभी भी किसी को प्रूव नहीं कर सकते। विद रेफरेंस टू सेक्शन 90 ऑफ आईपीसी, कंसेंट ऑफ चाइल्ड का मतलब क्या होता है? अगर आप सेक्शन नंबर 90 ऑफ आईपीसी देखते हैं तो इसका मतलब है कंसेंट गिवन बाय पर्सन हु इज अंडर 12 ईयर। Where an offence under Juvenile Justice Care and Protection Act 2015 is punishable with imprisonment for less than 3 years, 3 साल से कम है, तो offence shall be, तो offence क्या होगा? नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल एंड ट्रायबल बाय एनी मजिस्ट्रेट, किसी भी मजिस्ट्रेट के द्वारा। अंडर सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ अ वुमन एट वर्क प्लेस, Prevention, Prohibition and Redressal Act 2013, in Constitute of Internal Complaint Committee, at least of the total member nominated shall be a woman, कि at least इतनी वुमेन्स होनी चाहिए, तो उसका आंसर है हाफ। ये वुमेन से रिलेटेड है तो आधी तो कम से कम औरतें होनी चाहिए। अंडर द प्रोविजन ऑफ 105 ऑफ CRPC, आइडेंटिफाइंग इंक्लूड क्या करता है? इसका मतलब होता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रूफ दैट द प्रॉपर्टी वाज ड्राइव्ड फ्रॉम द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, एक ऑफेंस है। प्रोविजन ऑफ सेक्शन नंबर 3 to 13 ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट इतना शेल नॉट बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ अ चाइल्ड व्हेन, कब जो है वो, इसका मतलब है कि कब उसको नहीं करेंगे, तो इसका आंसर है 3, व्हेन सच मेडिकल एग्जामिनर और मेडिकल ट्रीटमेंट इज अंडरटेकन विद द कंसेंट ऑफ हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स के कंसेंट के द्वारा। एविडेंस इन प्रोसीडिंग ऑफ 125 ऑफ CRPC शैल बी रिकॉर्डेड इन मैनर प्रिस्क्राइब इन समन केस, प्रिस्क्राइब इन वारंट केस, प्रिस्क्राइब बाय कोर्ट इन इट्स डिस्क्रिप्शन। नहीं, इसका आंसर है समन केस में, ठीक है, सीधा समन केस में। अंडर द कोड ऑफ सिविल क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम द पर्सन डिसेमिनेटिंग सेडिशियस मैटर कैन बी डीम्ड बाय, क्या होगा? सेडिशियस मैटर को गुड बिहेवियर को करने के लिए कौन लेगा, मतलब कौन इसके लिए बॉन्ड भरवाएगा? तो इसका आंसर है 4, सिर्फ एक ही ऐसी सर्कमस्टेंसेस है, वो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 141 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, कंपनी डज नॉट मीन, कंपनी के अंदर क्या चीज़ नहीं आती है? तो वो है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, क्योंकि एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स तो कंपनी बनाती है, फर्म भी और बॉडी ऑफ कॉर्पोरेट भी, लेकिन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल नहीं बनाता। अंडर सेक्शन 41
ऑफ CRPC हु अमंग द फॉलोइंग पुलिस कैन नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट। पुलिस किसको अरेस्ट नहीं कर सकते बिना वारंट के? जिसने पुलिस के प्रेजेंस में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया, जिसने पुलिस के प्रेजेंस में कॉग्निजेबल ऑफेंस किया, जिसने मजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया, और नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है 2। अगर मजिस्ट्रेट के सामने कर दिया तो वो तब तो वो भी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो अरेस्ट हो जाएगी, वारंट के द्वारा भी नहीं भी और वैसे भी। Under the Protection of Women from Domestic Violence Act 2005, which of the following statement regarding the protection officer is correct? क्या चीज़ प्रोटेक्शन ऑफिसर के रिलेटेड सही है? तो उसका आंसर है 2, पेनल्टी इन प्रिस्क्राइब फॉर नॉट डिस्चार्जिंग ड्यूटी बाय प्रोटेक्शन ऑफिसर। तो इसकी के साथ हमारे लॉ के जो हैं वो 70 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। बाकी 30 क्वेश्चंस जो हैं वो लैंग्वेज से आते हैं, जिसमें कि 15 इंग्लिश और 15 हिंदी के होते हैं। तो अभी हमने ये लॉ किया है। कल हम इससे पहले वाला जो पेपर है हुआ है, इससे पहले 2018 में हुआ था, हम वो सॉल्व करेंगे, फिर हम 2015 वाला सॉल्व करेंगे। तो ऐसे करेंगे। बाकी हम लैंग्वेज के लिए एक सेपरेटली लेके आ जाएंगे सीरीज़ बना के। थैंक यू।